हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय इतिहास के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि 1 से 2 नंबर का प्रश्न जो है आपका इस वीडियो से बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र यह 15 से 20 मिनट की वीडियो है और इसी से मात्र 1 से 2 नंबर का आपका प्रश्न बन जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो ऋग्वेद संहिता है उसका 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो वह आपका समर्पित है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। जी हाँ दोस्तों, किसको समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः जो है कि सोम और इस पेय पर नामकृत जो देवता हैं उनको समर्पित है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद से दोस्तों ज़्यादातर आपके एग्जाम में प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि जो गायत्री मंत्र है यह आपका किस पुस्तक में मिलता है। तो यह आपका जो मिलता है वह किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। इसको याद रखिएगा, गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में मिलता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका जो सही आंसर है वह है वैशेषिक भारतीय दर्शन जो है उसने जो है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है वह सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और महर्षि काणद इस दर्शन के जो है कि प्रवर्तक थे। तो इसको याद रखेंगे। कौन महर्षि इसके जो है कि प्रवर्तक थे? तो महर्षि कणाद जो है वह इस दर्शन के जो है वह प्रवर्तक थे। तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, अगर हम बात करें महावीर स्वामी के जन्म की तो उनका जो जन्म है वह कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म कुंडग्राम या उसको कि कुंडल ग्राम भी बोलते हैं, जो कि वैशाली के निकट है और लगभग 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो इसको याद रखेंगे। वह जो है कि लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, जो है कि महावीर स्वामी की जो माता थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वह कहाँ पर हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु है वह पावापुरी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। उस समय उनकी जो आयु थी लगभग 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर होती है? तो राजगृह के पास में पावापुरी नामक स्थान है, वहाँ पर उनकी मृत्यु होती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य कौन था। तो अगर हम बात करें प्रथम शिष्य की तो वह जमाल था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? जमाल को प्रथम शिष्य भगवान महावीर स्वामी का माना जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो देखिए, अगर हम इसमें से बात करें कि इनमें से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो कहलाता है वह आपका जो 14 पूर्व है यह सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म का जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसको आप याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच जो है मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। जी हाँ दोस्तों, जो हीनयान बौद्ध धर्म है और जो है कि आपका महायान बौद्ध धर्म है वह देवी देवताओं की मूर्ति पूजा का जो अंतर है यही जो है कि प्रतिनिधित्व उन दोनों के बीच में करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए और वहाँ पर हमको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर टेलीग्राम पर जो है वह आपको वीडियो का लिंक भी दिया जाता है। PDF जब आती है तो PDF भी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही में जो है कि कोई भी अपडेट रहता है, कोई जानकारी रहती है तो वह भी वहाँ पर बताया जाता है। तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिएगा। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग उससे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए गौतम बुद्ध से आपका प्रश्न आ गया कि महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वह आपका हो जाएगा सारनाथ में। जी हाँ दोस्तों, पहला जो उपदेश है वह महात्मा बुद्ध ने जो है वह सारनाथ में दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वह है कुशीनगर में। जी हाँ दोस्तों, कुशीनगर में जो है कि उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों यह प्रश्न तो आपका पूछा ही जाता है, पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने आपका सारनाथ में दिया था, जो कि आपका बनारस के पास में पड़ता है। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है कपिलवस्तु हो गया, राजगृह हो गया, वैशाली हो गया तथा कौशल राज्य गए थे, जहाँ पर उन्होंने जो है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और वहाँ पर उपदेश वगैरह भी दिए थे। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जी हाँ दोस्तों, त्रिपिटक जो है वह किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो यह बौद्ध धर्म की जो है वह एक धार्मिक पुस्तक है। तो इसको आप याद रखिएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है कि उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया था, जिसे कि त्रिपिटक बोलते हैं। पहले में क्या था कि विनय पिटक था पहला, और दूसरा उनका सुत्त पिटक था, और तीसरा जो कि अधिधम्म पिटक था। तो इन तीनों को मिला करके जो है कि त्रिपिटक बनाया गया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो पूछा गया है कि जो त्रिरत्न है या उसको 3 रत्न बोलते हैं, जिसमें कि जिसको सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया बोला जाता है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है जैन धर्म से। जी हाँ दोस्तों, त्रिरत्न आपका जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन त्रिपिटक जो है यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इन दोनों में आप अंतर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी बात है जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है, तो वह आपका है आत्मदमन। जी हाँ दोस्तों, आत्मदमन जो है वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अलग अलग है, वह एक समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं रखते थे, और इसके विपरीत महावीर स्वामी ने जो है कि कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बनाया था। तो यही दोनों में मुख्य रूप से अंतर है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो जो बोध गया में बोध वृक्ष है वह किस पीढ़ी का है? तो देखिए, अगर हम बात करें बोध गया में जो बोध वृक्ष है वह आपका अब जो है किसमें जो है कि आपका लगभग षष्टम जो है कि पीढ़ी का है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग षष्टम पीढ़ी का है। बहुत से लोग इसको पंचम का भी मानते हैं और बहुत से लोग षष्टम का भी मानते हैं। तो दोस्तों, आपके जब एग्जाम में आएगा तो या तो पंचम दिया रहेगा या तो षष्टम दिया रहेगा। तो अगर आपके पंचम दिया है तो पंचम ऑप्शन मार दीजिएगा कि पांचवी पीढ़ी का है। अगर छठवीं पीढ़ी दिया है तो छठवीं पीढ़ी मार दीजिएगा। और दोनों ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि बाई चांस आपका दे भी देता है तो डी वाला ऑप्शन आप मार दीजिएगा, वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो देखिए, अगर हम बात करें बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है वह आश्रय गृह के रूप में जो किया था वह आजीवकों ने किया था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? तो आजीवकों ने किया था। मौर्य युग में पहाड़ियों को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का जो है कि पूर्ण विकास हुआ था तथा अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ जो है के समय में बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों को काट करके जो है आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। और अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं को सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि जो गुफा थी वह प्रमुख थी। तो इसको याद रखेंगे, वहाँ पर मुख्य रूप से आजीवक रहते थे, तो इसको याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक थे तो यह आपके थे मखली गोसाल के। जी हाँ दोस्तों, किसके संस्थापक थे? तो मखली गोसाल के संस्थापक थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो देखिए, अगर हम बात करें पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने जो है वह गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर के की थी। और उदयन ने जो है कि मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से जो है कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। और यह नगर जो है कि सुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वह मुख्य रूप से जो है कि यहाँ पर जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अजातशत्रु ने जो है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको बताया कि किसने जो है कि अपनी पाटलिपुत्र में राजधानी को स्थानांतरित किया था, तो वह आपका उदयन था। तो इसको याद रखिएगा, कौन था? उदयन ने जो है कि अपनी राजधानी जो है कि राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका उदयन ही हो जाएगा। सबसे पहली बार जो है कि उदयन ने ही अपनी राजधानी राजगृह से बदल करके पाटलिपुत्र किया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र किसने बताया था? तो पाटलिपुत्र के बसाने की अगर हम बात करें तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बनाया था, लेकिन मुख्य रूप से जो बसाने वाला था वह उदयन ही था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसने उसको राजधानी वगैरह बनाया था। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अगर हम बात करें जो पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध जैन संगीति बुलाई गई थी उसके जो अध्यक्ष आपके थे वह आपके थे स्थूलभद्र। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो स्थूलभद्र जो थे वह आपकी पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया वह आपका क्या? लिच्छवी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है कि लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो देखिए अगर हम बात करें मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह आपका राजगिरी थी, जिसको कि गिरिव्रज भी बोलते हैं। तो वह मगध की प्रथम राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थी। फिर उसके बाद जो है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें मगध शासक जो बिंबिसार था उसका जो चिकित्सक आपका था वह आपका कौन था, तो वह जीवक था। जी हाँ दोस्तों, कौन था, तो जीवक उसका चिकित्सक था। बिंबिसार ने उसे जो है कि अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज के लिए भी भेजा था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो देखिए अगर हम बात करें अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो उसके वंश का नाम हर्यक वंश था। जी हाँ दोस्तों, अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था, उसको याद रखेंगे। तो यह दोस्तों यह टॉप 25 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी में से आपके एग्ज़ाम में आएगा प्रश्न और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भारतीय इतिहास का हमने एक पार्ट पहले भी अपलोड किया, उसको भी आप देख लीजिएगा और 4-5 पार्ट अपलोड करेंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। आप इतना पढ़ लेंगे तो भारतीय इतिहास से जो भी प्रश्न आएगा वह आपका नहीं छूटेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर जाकर के हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर वीडियो का भी लिंक मिलेगा, PDF में मिलेगा और कोई नई जानकारी रहेगी तो वह भी शेयर किया जाता है। और दोस्तों बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो इसलिए आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।